चैप्टर नंबर 2, बचपन। तो ये जो बचपन कहानी है, ये एक संस्मरण है। संस्मरण किसको कहते हैं? जब हम अपनी कोई पिछली बीती हुई बातों को याद करते हैं और उसको जब हम किसी को बताते हैं या लिखते हैं, तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। मतलब बीती हुई बातें को यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे हमें अपनी बीती हुई बातों को किसने बताया है? एक दादी माँ ने। दादी माँ ने अपनी बचपन की वो सारी बातें हमें बता रही हैं कि मैं जब छोटी थी तो मैं क्या करती थी, जब मैं बड़ी हुई तो मेरे किस किस चीज में चेंज आ गया, क्या क्या चेंज आया, क्योंकि समय के साथ हर चीज बदलती है। तो यहाँ पे जो हमारे इस चैप्टर की लेखिका हैं, कृष्णा सोबती जी। लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। वो अपने बचपन के बारे में बता रही हैं। किसको बता रही हैं वो? उन्होंने तो एक चैप्टर, हम तो इसको चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो किसको बता रही हैं? वो ये एक बच्चे को बता रही हैं, सर्वर। अब वो सर्वर कौन है इसके बारे में हमें नहीं बताया गया, लेकिन वो पूरे अपने बचपन की बातों को याद कर रही हैं और हमें बता रही हैं। तो आपने क्या याद रखना है कि इस चैप्टर की लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। 1925 में उनका जन्म हुआ था और 2019 में उनकी मृत्यु हो गई। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो वो 93 इयर्स की थी। तो उनके द्वारा ही ये चैप्टर लिखा गया है, बचपन। चैप्टर पढ़ते हैं, पेंसिल्स अपने हाथ में रखनी है सबने, और डिफिकल्ट वर्ड्स को आपने क्या करना है? अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन करने के बाद उसके मीनिंग्स लिखने हैं। पेंसिल सबके हाथ में होनी चाहिए। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। तो लेखिका हमें क्या कह रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। और ये जो हमारी लेखिका हैं, ये हमसे काफी बड़ी हैं उम्र में। हो सकता है कि ये आपकी दादी और नानी से भी बड़ी हों। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जब इन्होंने ये चैप्टर लिखा था तो वो 70 या 75 ईयर्स की थी। तो हम खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी देर पहले ये चैप्टर लिखा गया था, और तब वो 70 या 75 ईयर्स की थी, तब उन्होंने इस चैप्टर को लिखा था। तो वो बता रही हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। कहाँ ले जाऊंगी? मैं तुम्हें क्या याद दिलाऊंगी? मैं तुम्हें अपने बचपन की कुछ बातें बताऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो अपने बारे में वो ये बता रही हैं कि परिवार में सभी लोग मुझे क्या कहते थे? जीजी कहते थे। और उनकी एज कितनी हो सकती है? वो हमारी दादी या नानी से भी बड़ी होंगी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। मैं क्या इमेजिन करने लगी हूँ, क्या महसूस करती हूँ, क्या अनुभव करती हूँ कि मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ। अब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी सोच भी बदलती है। तो यहाँ पे जो लेखिका हैं, उनको ये लगता है कि नहीं, अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे पहरावे में, हमारे सोचने में भी चेंजेस आती हैं। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी मैं, और वो चेंजेस या जो वो सयाना महसूस करती हैं क्योंकि उनकी उम्र अब बढ़ रही थी। और वो इसका रीजन क्या बता रही हैं कि वो शायद पिछली शताब्दी, शताब्दी 100 सालों का समूह, जब 100 साल हो जाते हैं ना, तो 100 साल के लिए हम एक वर्ड देते हैं, शताब्दी। क्योंकि ये चैप्टर हम तो 20th सेंचुरी में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर कब लिखा गया था और लेखिका कब के टाइम की है? 19वीं शताब्दी की। तो 100 ईयर्स हो गए ये। इसीलिए वो उनको लगता है कि मैं थोड़ी अब बड़ी हो गई हूँ, मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। ऑब्वियसली बेटा, जब बचपन में हम किसी और तरह के कपड़े पहनते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारे कपड़े पहनने का तौर तरीके बदल जाते हैं। और जब हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, थोड़े हम सयाने हो जाते हैं, तो हमारे कपड़े जो हम चूज करते हैं उसमें फर्क आ जाता है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती हूँ। क्या पहले जब वो छोटी थी तो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे आप लोग बड़े रंग बिरंगे कपड़े पहनते हो, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पोशाकें, वस्त्र, कपड़े, जो हम कपड़े पहनते हैं, कोई परिधान, उसको कहते हैं पोशाक। पहनने वाली कोई परिधान वो कह रही है कि मैंने पिछले दशकों में कई तरह की पोशाकें पहनी हैं। और वो कौन कौन सी पोशाकें थी?
पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। चेंजेस आ गई ना, देखो पहले फ्रॉक थी, फिर निकर हो गई, फिर स्कर्ट हो गई, फिर लहंगे हो गए, फिर गरारे हो गए, और अब उनको क्या अच्छा लगता है, चूड़ीदार, जैसे पजामी जिसको कहते हैं, और ऊपर जिसका वो कुर्ता जिसका घेरा बहुत ज्यादा हो। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है, और इतनी उम्र होने के बावजूद लेखिका को अपने बचपन के कुछ कपड़े अभी तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, और एक फ्रॉक उनको अभी तक याद है कि उस पर हल्की नीली और पीली धारी धारी लाइंस लाइंस लगी हुई थी, और वो फ्रॉक था। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ भी लगा था, बाजू के ऊपर भी। जब हम स्कूल की शर्ट पहनते हैं तो उसके आगे जहाँ बटन बंद करते हैं ना बेटा, वो कफ होता है, जहाँ से हमने बटन बंद किया, वो कफ वाली फ्रॉक्स भी वो पहनती थी। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल वाली फ्रॉक भी वो पहनती थी, और उनको एक और याद है कि एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, चुन्नटों वाला, जैसे स्कर्ट होती है या फ्रॉक होती है उसके बिल्कुल नीचे चुन्नटें पड़ी होती है जिसमें घेरा बना होता है, वो चुन्नटों वाला फ्रॉक। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर भी जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था, फैशन। तो उस समय की वो ये बात बता रही है कि जब वो छोटी थी, तो देखो जब वो छोटी थी तो वो अगर 1925 में उनका बर्थ हुआ है 1925 में, तो वो 1935 की बात हो गई है अगर वो जब छोटी थी, तो यही होगा ना 1935 की बात होगी। तो उस समय के कपड़े कैसे लोग पहनते थे वो बताया गया है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में, अब फ्रॉक तो पहन ली और फ्रॉक के ऊपर एक जेब भी लगी होती थी, जैसे आपकी स्कूल की शर्ट में लगी होती है, वहां पे जेब होती थी और उसमें रुमाल भी वो रखते थे, और सिर के ऊपर रंग बिरंगे रिबन्स वो लगाती थी जिसपे फ्लावर्स भी बनाती हैं। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी, और एक उनको लेमन कलर का प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक भी याद है जिसके नीचे फर टंगी थी, जिसके नीचे फर लगी हुई थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का अंदर, और उसके अंदर क्या था, कोटी स्वेटर प्याजी, और उसके अंदर वाला जो पार्ट था वो प्याजी कलर का था। ट्यूनिक छोटा सा हम टॉप कह सकते हैं जिसको। दूसरा ग्रे, और उसके साथ सफेद कोटी, उसके अंदर क्या पहनते थे, सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। इसके बाद लेखिका किसके बारे में बात बता रही हैं, मोजे, मोजे होते हैं सॉक्स, और स्टॉकिंग जो आप सर्दियों में पहनती हो, गर्ल्स पहनती है ना लंबी सी सॉक्स, वो वाली स्टॉक्स, उसको हम स्टॉकिंग कहते हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, क्योंकि बचपन के घर की बात वो बता रही हैं कि उनके घर में क्या रूल बना था कि वो अपने सभी बच्चे अपने मोजे कोई नहीं धोएगा, वॉशिंग मशीन में मोजे नहीं धोए जाएंगे। अब मम्मी तो आपके धो देती है ना मोजे, सब कुछ धो देती है, आप कुछ भी नहीं करते हो, लेकिन लेखिका क्या कहती है कि उनको अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, और उस समय ऐसा टाइम था कि वॉशिंग मशीन नहीं थी, तो कैसे धोती थी लेखिका, हाथों से। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, और इसकी भी सख्त मनाही थी, किसी चीज को मना करना कि नौकर से भी नहीं धुलवाने हैं, इसलिए बच्चे सभी खुद धोते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, और इतवार संडे, इतवार की सुबह को बच्चे क्या करते थे, अपनी सभी सॉक्स धोते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते, और अपने जूते भी पॉलिश करते थे। आप लोग भी अपने जूते पॉलिश करते हो ना बेटा, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो और अपने जूते हमें खुद पॉलिश करने चाहिए। तो लेखिका भी अपने बारे में ये बताती हैं कि उनको भी अपने जूते खुद पॉलिश करने पड़ते थे, और वो करते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते हैं तो पॉलिश की चमक उभरने लगती है। जब हम बेटा पॉलिश करने के बाद उसको कपड़े से रगड़ते हैं तो वो और ज्यादा उसमें चमक आ जाती है। सरवर वो बच्चा है जिसको लेखिका ये सब कुछ बता रही हैं। मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। अब बहुत तरह के नए शूज भी आ गए हैं, उस समय की बात बता रही है कि लेकिन अब तो आ गए हैं, लेकिन उस समय के शूज कैसे थे, हमें अब जब भी नए जूते मिलते तो उसके साथ ही क्या शुरू हो जाता था,
छालों का इलाज। हम कई बार कोई शू पहनते हैं तो हमारे पैर पे कई बार छाले हो जाते हैं, वो शू लगता है हमें, वहां से ब्लीडिंग भी कई बार होती है, खून भी निकलने लग पड़ता है। तो जैसे ही नए शूज मिलते हैं, उनको पहले ही पता था कि अगर हमें ये नए शूज मिले हैं तो हमें छाले होंगे ही होंगे, तो उसके लिए वो अपने पास हमेशा ही कॉटन रखते थे कि जहां से कोई शू लगा हमने अपने शू के अंदर वो कॉटन डाल दिया। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। अब लंबी सैर है तो चलना ज्यादा पड़ेगा, चलेंगे ज्यादा तो वो जो जूते हैं वो पैर में लगेंगे भी। अब वो लगेंगे तो उसके लिए हमेशा अपनी पॉकेट में वो कॉटन रुई रखते थे, ताकि जहां जूता लगा तो मोजे के अंदर हमने क्या डाल दिया, रुई डाल दी। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है, हमारे और तुम्हारे बचपन में। लेखिका ने ये बात सरवर को बताई है जो उसके पोते जैसा उस एज का होगा। तो उस समय में और लेखिका के समय में भी बहुत टाइम का फर्क हो गया होगा, बहुत सी आदतें बदल गई होंगी। इसीलिए लेखिका हमें ये कहती है कि आपके टाइम में, सरवर के टाइम में जूते नहीं लगते होंगे, क्योंकि बहुत से आरामदेह जूते आ गए हैं। लेकिन लेखिका अपने टाइम के बारे में ये बता रही है कि तब जूते हमें पैरों में लगते थे। इसके बाद लेखिका हमें यहाँ पे उन्होंने हमें संडे के बारे में बता दिया है, रविवार के बारे में, इतवार के बारे में बता दिया है कि इतवार को वो क्या करती थी, अपने जूते सभी बच्चे खुद पॉलिश करते थे। अब हम वो अपनी जो डेली रूटीन बता रही हैं वो शनिवार की रूटीन बता रही है कि हर शनिचर को, शनिचर सैटरडे, हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। अब वो कैस्टर ऑयल बड़ा, उसका टेस्ट बड़ा गंदा सा होता है, लेकिन बच्चों को वो पिलाया जाता था ताकि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध स्मेल, इसकी जो स्मेल आने लगती थी कि अरे शनिवार है, आज हमें क्या करना है, आज हमें वो एक तेल पीना है, और जो बहुत ही गंदा लगता था उनको। छोटे शीशे के गिलास जिस पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। अब जिस गिलास में उनको वो तेल मिलता था, वो दवाई मिलती थी, उसके ऊपर पहले निशान लगे थे। हम अभी भी देखते हैं कि निशान लगे होते हैं कि इतना सा, इतना इतना, और उस गिलास को देखते ही मितली होने लगती, उनका मन वॉमिटिंग जैसा उनको होने लगता कि अरे अब हमें ये पीना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिचरी दवा या शनिवारी दवा, तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। यहाँ पे लेखिका अपने मन की ये बात बताती है कि अगर हम वो नहीं भी पीते ना दवाई, तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, हमारी सेहत बिल्कुल ठीक रहती। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। इसके बाद लेखिका बता रही हैं कि हमारी जो इंटरेस्ट हैं वो भी बदल गए हैं बचपन से लेके अब तक। अब हमें इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि उस समय में और जिसको लेखिका पत्र लिख रही हैं या आज के समय में कितना परिवर्तन आ चुका है, कितना बदलाव आ चुका है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन हम मूवीज में देखते हैं कि एक गोल सा होता है, जैसे सीडी होती है, ब्लैक कलर की लगी होती है, वो ग्रामोफोन होता है, वो बजता है, फिर उसके ऊपर से एक हम सुई से उठा देते हैं, फिर लगाते हैं। वो हम आजकल नहीं होता लोगों के घरों में, लेकिन तब संगीत सुनने के लिए ग्रामोफोन थे। रेडियो टेलीविजन नहीं, रेडियो टेलीविजन नहीं थे जैसा आजकल है। आजकल तो रेडियो टेलीविजन के अलावा भी मोबाइल्स हो गए हैं, कंप्यूटर्स हो गए हैं, लेकिन तब ये कुछ नहीं था। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी, समोसा, पैटीज में बदल गई हैं। ये बदलाव आ गए हैं क्योंकि तब उसको कुल्फी कहते थे, अब आज हम कुल्फी नहीं कहते हैं, हम आज आइसक्रीम कहते हैं। हम कचौरी, समोसा ये कम खाते हैं और पैटीज ज्यादा खाते हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक, पेप्सी में। अब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हम कौन बनाता है अब ये शहतूत के, फालसे के और खसखस के शरबत? इनकी जगह किसने ले ली है? लिम्का ने ले ली है, कोक ने ले ली है, पेप्सी ने ले ली है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। तब कोक नहीं मिलती थी, क्या मिलता था? लेमनेड और विम्टो। इसके बाद लेखिका का जो बचपन है बच्चे, वो शिमला में गुजरा था। शिमला में वो जो कुछ भी उनका बचपन का जो समय बीता था, अब वो हमें यहाँ पे शिमला के बारे में बता रही हैं। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगस और डेविको रेस्टोरों की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। अब वो उन रेस्टोरेंट की बात बता रही है जहाँ से वो पेस्ट्री खाती थी और चॉकलेट खाती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की। तो
ब्रेड जहाँ से वो लेकर आते थे, उनके घर में ड्यूटी लग जाती थी भाई बहनों की, आज लेखिका की बारी है ब्रेड लाने की, कल बड़े भाई की बारी है, तो वो घर के लिए ब्राउन ब्रेड लेकर आते थे शिमला से, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा रास्ते में, थोड़ा रास्ता दूर होगा। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। उनका घर उस मॉल से ज्यादा दूर नहीं था जहां से उन्होंने ब्रेड लानी थी, उस दुकान से और उनका घर, एक छोटी सी वो चढ़ाई चढ़ते थे। हम देखते हैं कि शिमला में जब हम मॉल रोड में जाते हैं तो वहां पे चढ़ाई वाली सड़क होती है ना, तो वो लेखिका ये बता रही है कि एक छोटी सी चढ़ाई होती थी, फिर एक गिरजा, एक चर्च आ जाता था, चर्च मैदान आ जाता था, और वहां जाते ही एक उतराई उतरते ही हम मॉल पर पहुंच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, और उस शॉप पर क्या क्या होता था, वहां पे पेस्ट्री होती थी, चॉकलेट होती थी, और उनको उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेके खाती। सबके साथ नहीं खाती, अपनी को पहले घर में आके उसको रख देती और उसके बाद रात को बिस्तर में लेटकर बड़े मजे लेके खाती। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि शिमला के बारे में, कि वहां पे कौन कौन से फल मिलते हैं, कौन कौन से फ्रूट्स मिलते हैं। शिमला के काफल बहुत ही याद आते हैं, खट्टे मीठे, काफल एक फल का नाम है और ये खट्टे मीठे होते हैं, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज, ये सारी वो चीजें हैं जो लेखिका मजे ले लेके खाती थी। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में, ये उसको पहले ये चेस्टनट ऐसा था जिसको आग पर भुना जाता था, फिर उसके छिलके उतार दिए जाते थे और उसको खाया जाता था। इसके बाद चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, खट्टा मीठा और चने। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया हम देखते हैं कि कई बार कोई दुकानदार पुड़िया में हमें कोई चीज देता है, बिल्कुल गोल सी ट्राइंगल शेप की होती है वो, जिसमें वो चने डाल देता था, पुरानी कागजों से बनाई हुई। अब आपने क्या करना है बेटा, आपने सभी ने एक पुड़िया बनानी है। सबको याद है, पता होगा कि पुड़िया कैसे बनती है, बिल्कुल गोल जिसमें चने डाले जाते हैं, बिल्कुल कागज लेके आपने इसको थोड़ा सा घुमा देना है, वो पुड़िया बन जाएगी। और ये मैंने नेक्स्ट पीरियड में चेक भी करनी है आपकी। पुराने कागजों से बनाई गई, जो नया कागज नहीं लेना है, पुराना कागज यूज करना है। इस पुड़िया में मेरा हाथ का कमाल है, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ये फिल्म का गाना है चना जोर गरम बाबू, इसको भी सुनना। तो वो भी हर बच्चे चने भी खाते और ये गाना भी सुनते और गाते भी। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते छिड़कवाते। कुछ बच्चे ऐसे थे जो करारी चीजें खाते थे, तो वो कहते थे कि हमारी इस पुड़िया पे थोड़ा सा मसाला भी छिड़क दो। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वह पुड़िया चलती और एक एक चने का दाना हम खाते, चलते, फिर खाते, और वो थोड़े से चने होते थे लेकिन पूरे रास्ते वो चलते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालती और कदम उठाने में एक खास ही लय और रफ्तार थी। छुटपन बचपन, हमने शिमला रिज जब हम शिमला घूमने जाते हैं तो रिज देखते हैं ना, तो वहां पर लेखिका तो वहां रहती थी, तो वहां पे उन्होंने बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये घोड़े पर बैठने का मौका तो मिल ही जाता था और लेखिका को भी मिला। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, हम क्या समझते थे कि घोड़े क्या है, घोड़े बहुत ही कम है, अच्छे नहीं है, मतलब उनके मन में उसकी इमेज अच्छी नहीं थी, उन पर हंसते थे। अब नानी के घोड़े खूब हुष्ट पुष्ट, जो बहुत ही स्वस्थ है, मोटा तगड़ा और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। अब वो यहाँ पे बता तो रही है, थोड़ा सा उन्होंने हिंट दे दिया है कि हम उन घोड़ों को कमतर क्यों समझते थे, लेकिन ये बात उन्होंने डिटेल में नहीं बताई है, ये फिर कभी वो बताएंगे। इसके बाद शाम के दृश्य का वर्णन किया गया है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, जाखू मंदिर देखा था ना हमने जब हम जाते हैं शिमला में, वहां हम सभी लोग वहां जाते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, और जब चर्च की घंटियां बजती तो उसकी जो आवाज थी वो चारों दिशाओं में फैल जाती, लगता इसके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों।
सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। अब वो लेखिका को याद आता है कि बचपन में वो सूर्यास्त सनसेट भी देखते थे। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। जब सनसेट होता है तो हम देखते हैं कि आसमान जो नीला है वो ऑरेंज और पिंक कलर का होने लगता है, और उसी दृश्य के बारे में, उसी सीन के बारे में लेखिका ने हमें बताया है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती। जैसे ही सूर्य डूब जाता, लोगों के घरों की बत्तियां टिमटिमाने लगती और तारे भी निकल आते। रिच पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कोलाहल शोर, उसके बाद धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू हो जाता, दुकानों पे लोगों का आना जाना शुरू हो जाता और शोर सुनाई देने लगता, क्योंकि कैंडल पॉइंट पर लोगों की भीड़ उसको, उस जगह को देखने के लिए इकट्ठी हो जाती। सरवर, कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। अब वहां पे हमें, यहाँ पे हमें एक दुकान के बारे में भी लेखिका बता रही हैं, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उस दुकान की क्या खासियत थी कि उस दुकान के शोरूम में जहां से वो चीजें लेते थे, वहां पे शिमला और कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। शिमला से कालका के रास्ते में जितने स्टेशन आते हैं, कैसा वो रास्ता है, उसका एक छोटा सा मॉडल वहां बनाया हुआ था। मॉडल हमें पता है, हम साइंस के मॉडल्स बनाते हैं, बिल्कुल छोटा सा एक मॉडल वहां पे रखा हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटी छोटी डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। अब वहां सुरंगें भी बनाई गई थी। सुरंगें कौन सी है, जब हम शिमला से कालका जाते हैं तो रास्ते में सुरंगें आती हैं, और वो पूरा मॉडल उस दुकान में पड़ा हुआ था, जिसको देख के लेखिका को बहुत खुशी मिलती थी। पिछली सदी, सदी फिर अगेन शताब्दी, पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी नहीं वही थी। अब सिर्फ वो ट्रेन थी जो सबसे तेज भागती थी। और पिछली सदी में, क्योंकि अब वो अगर 20वीं सदी है तो लेखिका अपने टाइम के बारे में बता रही है कि वो 19वीं सदी थी और उस समय तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उसकी आवाज सुनती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। अब भी आप लोग कई बार देखते हो ना, बाहर कोई ट्रेन, कोई हवाई जहाज ऊपर से निकलता है तेज आवाज से, तो हम ऊपर देखते हैं, कई बार बच्चे बाहर देखने उसको आ जाते हैं। तो तब भी बच्चे ऐसा ही करते थे, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, ये देखो, और वह गायब, इतनी तेज से निकल जाता था, इसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। अब वो मॉडल वाली दुकान तो उनको याद है लेखिका को, इसके अलावा एक और दुकान के बारे में वो हमें बता रही है। ये वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। अब लेखिका हमें उस दुकान के बारे में बता रही है जहां पे लेखिका का पहला चश्मा बना था। जब लेखिका छोटी थी तो उनको पहले से ही स्पेक्स लग गए थे। अब वो क्यों लगे थे, इसका रीजन वो हमें बता रही है। और उनको वो याद है कि जब उनका पहला चश्मा जिस डॉक्टर ने लगाया था वो एक अंग्रेज था। शुरू शुरू में चश्मा चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता, अटपटा अजीब लगता, बहुत अजीब लगता, अरे ये चश्मा लगा लिया है। शुरू शुरू में जब हम लगाते हैं तो कान भी यहाँ से दर्द होने लगते हैं और हमें लगता है कि हमारा फेस कैसा लग रहा है। धीरे धीरे हैबिट हो जाती है। लेखिका को भी बड़ा अटपटा लगा था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। जब भी कोई लेखिका को देखता, अरे आपके चश्मा लग गया, अरे खाया पिया करो, कुछ दूध पिया करो। और लेखिका को तो बुरा तो लगता था, लेकिन लेखिका क्या कहती थी, जैसे डॉक्टर ने उसको कहा था कि अगर तुम डेली चश्मा पहनोगी तो तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा, लेखिका बिल्कुल यही आंसर देती थी कि अगर मैं इसको डेली पहनूंगी ना चश्मा तो मेरा भी ये चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, और डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, पूरा भरोसा दिया था कि अगर चश्मा नहीं उतारोगे तो ये उतर जाएगा। लेकिन लेखिका क्या कह रही है, चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। अब वो इतनी एज की हो गई है, अभी भी उनका चश्मा वैसे का वैसा ही है, लगा हुआ है, बस नंबर कम होता ही रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। इसका रीजन भी लेखिका को पता है, क्योंकि लेखिका क्या करती थी, दिन में नहीं पढ़ती थी,
रात को पढ़ती थी और वो भी टेबल लैंप जलाकर, क्योंकि अगर हम कम रोशनी में पढ़ेंगे तो हमारी नजरें कमजोर हो ही जाएंगी। तो लेखिका ने भी इसका एक रीजन बता दिया कि वो कम रोशनी में पढ़ती थी और टेबल लैंप के सामने काम करती थी। तो इसका अगर हम ऐसा काम करेंगे तो ऐसा चश्मा लगेगा ही लगेगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। लेखिका के चचेरे भाई ने लेखिका को छेड़ा, अरे अरे कैसी लग रही है ये, जैसे हम लोग भाई बहन आपस में मजाक करते हैं ना, अरे कैसी लग रही है, कैसे कपड़े पहने हैं तूने, अच्छी नहीं लग रही, तू अच्छी लग रही है। तो लेखिका का भाई भी लेखिका के उस चश्मे को देखकर क्या कहता था, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची, मुझे गुस्सा आ गया, अरे इसने मुझे लंगूर कहा, मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा ना था, पर ये लाइनें उसको अच्छी लगी लेखिका को, अरे ये तो बहुत अच्छा है। जब वह चाय पीकर चले गई तो मैं अपने कमरे में आकर आईने के सामने, आईना शीशा, आईने के सामने, तो लेखिका घर आई, जब उनके घर से चचेरा उसका जो चाचा का बेटा है वो चले गए तो घर आई और आईने के सामने खड़ी हो गई। और जब आईने के सामने, शीशे के सामने खड़ी हो गई तो उन्होंने वो ऐनक जो पहनी थी उसको उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी और फिर क्या बोली, देखती ही रही, अरे देख, चश्मा लगा के अपने फेस को बार बार देखने लगी। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं कि मैं सूरत जो मेरी लंगूर की नहीं है। फिर लगाया, हाँ हाँ लगती है वो, शायद मैं लंगूर जैसी ही लगती होंगी या नहीं लगती हूँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा और पास ही लेखिका के छोटे भाई का एक जो टोपा था, कैप थी, वो उठाकर सिर पर रखी। कुछ अजीब लगा और मुझे कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी, मुझे अच्छा भी लगा और मजाकिया भी। अरे मैं कैसी लग रही हूँ, कई बार हम अपने आप को शीशे में देखकर हमें लगता है कि अरे मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन हमें देखना अच्छा लगता है, अरे मैं कैसी लग रही हूँ, बड़ी अजीब सी लग रही हूँ। तब की बात तब की बात थी, भाई का टोपा उठाकर उसने सिर पर रख लिया, कुछ अजीब लगा उन्हें, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। तब की बात और थी, मुझे लगता था कि चश्मा उतर जाएगा, लेकिन आज लेखिका ये कह रही हैं कि वो जो चश्मा है आज उनके चेहरे के साथ इतना घुल मिल गया है कि अब वो इसको उतारती है ना तब उनका चेहरा खाली खाली लगता है। जो लोग हमेशा ही चश्मा पहन के रखते हैं, जब वो उतारते हैं तो हमें भी उनका फेस बड़ा अजीब लगता है, तो जब वो खुद भी उतारते हैं तब भी उनको थोड़ा अजीब लगता है। यही हमें लेखिका बता रही है कि जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, लेकिन पहले बचपन में क्या था कि कब ये उतरेगा, और ऐसा हुआ कि वो कभी उतरा ही नहीं। और आज क्या हुआ है, आज मेरे चेहरे के साथ इतना घुल मिल गया है कि अगर ये मैंने ना लगाया हो तो मेरा चेहरा बिल्कुल खाली खाली सा लगता है। याद आ गया वह टोपा, इसके बाद लेखिका को वो टोपी याद आ गई, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। इसके बाद वो एक हिमाचली टोपी के बारे में बता रही हैं, जब हम कहीं हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं तो वहाँ पे हमें हिमाचली टोपी भी मिलती है जिसके ऊपर आगे एम्ब्रॉयडरी की होती है, पहनी होती है, बिल्कुल वही टोपी। तो वो टोपी लेखिका को अच्छी लगती थी, वो लगाती थी। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। और यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रही हैं दुपट्टे का और उस टोपी का, कि टोपी लगाई कितना आसान है, और इस दुपट्टे को जब हम लेते हैं तो हमें बड़ा ओढ़ना पड़ता है, ऐसे करके संभालना पड़ता है कि ये दुपट्टा है, उसको बड़ा मुश्किल आती है ओढ़ने में। लेकिन अगर हमने टोपी लगाई है तो टोपी लगाई और कितनी आसान होती है, कितना हम अपने आप को सहज महसूस करते हैं जब हम टोपी लगाते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। कृष्णा सोबती जी इस चैप्टर की लेखिका थी, जो हम जैसा कि हमने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो चैप्टर खत्म हो गया है और अब आपने कल इसके क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने हैं।